अक्सर हम लोग देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जब भी संसद में किसी विधेयक पर बोलते हैं तो उनके वीडियोस खूब वायरल होते हैं। वो कहानी के साथ साथ फैक्ट्स बता देते हैं। उनका अग्रेशन और मजाकिया अंदाज में सटीक निशाना लगाना उनकी ये पर्सनैलिटी को शूट भी करता है। ऐसे कई मौके आए हैं जब हमें यह देखने को मिला है कि उनका होमवर्क कितना बेहतरीन होता है और वो कितने वाकपटु हैं, हाजिर जवाब हैं। इस वीडियो में उनके इस अंदाज की बात करेंगे। शुरुआत हाल के वक्फ संशोधन बिल से करते हैं। कांग्रेस और वक्फ बोर्ड अब तक क्या करती आई है, अगर उसे आसान भाषा में समझना हो तो ये देखिए। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांव पर वक्फ का स्वामित्व हो गया तब तमिलनाडु में। और मान्यवर, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। ये जब मंदिर आपको मौका मिले जब अपनी बात कह देना, प्लीज बैठिए। मान्यवर, कर्नाटक की आपको मौका मिले जब अपनी बात कह देना। आप भी बहुत मिसलीड करते हैं, बैठिए। गृह मंत्री जी। मान्यवर, कर्नाटक की मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, खड़े मत हो जाना। ये मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट है। 29,000 एकड़ भूमि वक्फ की बिजनेस के उपयोग के लिए किराए पर दे दी। मान्यवर, 2001 से 12 के बीच 2 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को हस्तांतरित कर दी 100 साल की लीज पर। मान्यवर, बेंगलुरु में उच्च न्यायालय में बीच में पढ़ना पड़ा। 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा। विजयपुर कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा कर उसको विवाद में डाला। और 500 करोड़ की संपत्ति जिस भूमि का मूल्य है, वहां 5 स्टार होटल को महीने 12,000 रुपए के किराए से दे दिया। अब मान्यवर ये कहते हैं कि इसका हिसाब किताब न करो, इसकी देखरेख न करो। भाई, ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं, ये इसको रोकने के लिए। और इनके जो ठेकेदार बैठे हैं मान्यवर, ये यहां गरज कर बोलते हैं। कुछ तो समझे बगैर बोलते हैं, कुछ समझ कर बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे हम जीत जाएंगे। मान्यवर, कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया। तालीपरंबा 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन का दावा किया। और ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। संशोधित कानून के बाद वक्फ ट्रस्ट में कलेक्टर क्यों जरूरी है और कलेक्टर का क्या रोल होगा, आप ये भी सुनिए। ये कह रहे हैं कलेक्टर क्यों रखा है। मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं। अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है, वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसा नहीं होता भाई।
कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी, ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। कांग्रेस पार्टी के सांसद जो अक्सर संविधान की लाल किताब को लहराते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की कथनी और करने में क्या फर्क होता है, उस पर अमित शाह का जवाब और कटाक्ष दोनों सुनिए। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की, ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हरेक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल पर जब चर्चा हो और चर्चा के दौरान किसी अन्य टॉपिक पर कैसे मजाकिया अंदाज में जवाब और तंज मिलता है, यह अखिलेश यादव से बेहतर शायद कोई जाने। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। भरी संसद में विपक्ष के मुसलमान को खतरा वाले झूठ की पोल कैसे खोली जाती है, ये भी सुनिए। मैं सुन रहा था मान्यवर, एक फैशन हो गई। राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो ट्रिपल तलाक, फिर से डर, सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने मान्यवर। धारा 370 हटाई, ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन कर रहे हैं। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। आप कह रहे हो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी सरकार का सच। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को संसद से मंजूरी मिली। मणिपुर संघर्ष की जड़ अगर आप कहीं देखने या पढ़ने जाएंगे तो आपको अपने दिमाग पर, मस्तिष्क पर थोड़ा सा जोर देना होगा, क्योंकि स्पष्टता कहीं नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिन आसान शब्दों में ये बताया है कि मणिपुर में जातीय संघर्ष क्यों शुरू हुआ था, शायद ही कहीं देखने को मिले। हम सब जानते हैं
भारतीय जनता पार्टी के 7 साल में एक दिन का कर्फ्यू नहीं हुआ था। जो मणिपुर में साल का 225 दिन तक कर्फ्यू ब्लॉकेड बंद रहता था, 7 साल तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं हुआ था। हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया माननीय, जजमेंट के अंदर भारत सरकार को पूछे बगैर, रिकॉर्ड पर जवाब दिए बगैर, ट्राइबल कमीशन को पूछे बगैर एक जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया। इसके कारण ट्राइबलों में अनरेस्ट हुआ और इसके खिलाफ एक बड़ा रोष हुआ और ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बीच में झगड़ा हुआ। किसी ने इसको टेररिज्म का नाम दे दिया समझे बगैर, किसी ने इसको सरकारी विफलता का नाम दिया और कुछ लोगों ने उसको धार्मिक संघर्ष मान लिया। ना ये दो धर्मों के बीच में संघर्ष था, ना वहां कोई टेररिज्म की घटना थी, ना लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर था। मान्यवर, एक जजमेंट के कारण बहुत इनसिक्योरिटी पूरी ट्राइब्स के अंदर फैली कि रिजर्वेशन पर हमारा अधिकार चला जाएगा और इसके लिए एक ओर से प्रदर्शन हुआ, दूसरी ओर से प्रदर्शन हुआ और इतनी विस्फोटक स्थिति हुई कि 4 दिन तक पूरे प्रयास करने के बावजूद शांति नहीं कर पाए। मान्यवर, ये दुर्भाग्यपूर्ण जजमेंट के कारण ये हिंसा हुई है और ये जातीय हिंसा है। मान्यवर, वो जजमेंट को दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया मान्यवर, क्योंकि गैर संवैधानिक जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है, किसी भी जाति को ट्राइब घोषित करना है तो जब तक ट्राइबल कमीशन, कैबिनेट और संसद ये सभी नोटिफाइड नहीं करते हैं, कोई कोर्ट ऑर्डर से नहीं हो सकता है। इस सेटल जजमेंट को डिस्टर्ब कर रातों रात भारत सरकार का जवाब लिए बगैर, ट्राइबल कमीशन भारत सरकार का जवाब लिए बगैर एक जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया और इसके कारण ये पूरी हिंसा मान्यवर हुई थी। 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले इतनी ही मजबूत सरकार कांग्रेस की थी वहां, और क्या हुआ था, एक वर्ष में एवरेज 225 दिन बंद, ब्लॉकेड और कर्फ्यू रहा था। मैं सब बोलना नहीं चाहता था, उनके समय में हुआ, हमारे समय में हो, वो हमारा सिद्धांत नहीं है मान्यवर, मगर जिस तरह से बात करी गई और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं की थी और 1500 लोग एनकाउंटर में मारे गए, ये सारे लोग आज चिल्ला रहे हैं, चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में जातीय संघर्ष पर विपक्ष किसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति करता आया है, कर रहा है। इस पर सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में उन्हें क्या आईना दिखाया है। 1993 में नागा कुकी संघर्ष हुआ, कितने साल चला? 98 तक चला। कितने लोग मरे? 750 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री गए क्या? नहीं गए मान्यवर, इनके प्रधानमंत्री थे। कुकी पाइते 97-98 इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री थे, उसमें 352 लोग मरे और 2.5 साल चला मान्यवर, प्रधानमंत्री नहीं गए। मतई पंगल संघर्ष 1993 पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, 150 से ज्यादा मृत्यु हुई, प्रधानमंत्री नहीं गए और 7 महीने तक हिंसा चलती रही। ये इतिहास जो मैं बताता हूं वो जातीय संघर्ष का इतिहास है। पहले नागा कुकी संघर्ष हुआ, दो ट्राइब के बीच में संघर्ष हुआ, फिर कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 2 ट्राइब के बीच में हुआ और उसके बाद में मतई पंगल संघर्ष हुआ, मतई और वहां विस्थापित तमिल, वहां बसे तमिलों के बीच में हुआ। मान्यवर, ये सारे जातीय संघर्ष थे जो शांत होते 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 कई बार 5 साल, कई बार 2.5 साल और कई बार 7 महीना लगा है और हर बार सैकड़ों लोग मारे गए। मगर उस वक्त मैं रिकॉर्ड चेक कर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस तरह से उसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास नहीं किया। मान्यवर, सबने कहा था कि हमारी सिंपैथी है मणिपुर के प्रति, जल्दी शांति होनी चाहिए। इस प्रकार से पॉलिटिकल तंज कसकर मणिपुर के घाव पर नमक डालने का काम किया है। मान्यवर, ये नहीं करना चाहिए। विषय की स्पष्टता और उसका सटीक उत्तर क्या होता है, ये देखिए। एक कम्युनिस्ट भाई भी खड़े होकर बोल रहे थे, नक्सलिज्म आप खत्म कर दोगे, मणिपुर में आप डेट दे सकते हो। मुझे मालूम नहीं उनको मणिपुर में शांति करनी है या नक्सलिज्म को बचाना है।
तो आपको मालूम पड़ना चाहिए एक संसद सदस्य के नाते कि जातीय हिंसा और नक्सलिज्म में अलग अंतर है। दो समुदायों के बीच में जब नस्लीय हिंसा होती है, जातीय हिंसा होती है, इसको टैकल करने का तरीका और जो नक्सली हथियार लेकर देश की सरकार और वहां की जनता के खिलाफ खड़े हैं, इनको टैकल करने का तरीका अलग है। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हूं। मैं बताता हूं क्या फर्क है आपको। ये दोनों हिंसा में कोई फर्क नहीं लगता है। हिंसा हिंसा नहीं होती है। दो समुदायों के बीच की हिंसा और देश के खिलाफ हथियार उठाना, ये दो हिंसाओं में फर्क है भाई। शायद आप नहीं समझोगे, इसलिए इतने सिकुड़ गए हो। आर्टिकल 35A और धारा 370 पर गृह मंत्री अमित शाह का जान दे देंगे वाला बयान तो आज भी उतना ही लोकप्रिय है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। भारतीय राजनीति के जिस दौर में हम इस वक्त जी रहे हैं, यह वाकई ऐतिहासिक है। आप सोचकर देखें कि 2014 के बाद से कितने ऐसे बदलाव हमने देखे हैं जिनकी सख्त ज़रूरत थी, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हो पाएगा। यह सब काम हुए भी और किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं हुआ, क्योंकि तैयारी उस लेवल की थी जो आपने अमित शाह के बयानों के जरिए देखी।